फेड का फैसला और गोल्ड सिल्वर में अचानक गिरावट, क्या अब रिकवरी आएगी या और टूटेगा बाजार? फेडरल रिजर्व के फैसले का असर सीधे गोल्ड और सिल्वर पर पड़ा है। क्यों आई सोना चांदी में गिरावट? आगे बाजार कब उठेगा और ट्रेडर्स को अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए? इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, फेड के हालिया फैसले का गोल्ड सिल्वर पर इतना गहरा असर क्यों पड़ा? देखिए, ये रन अप टू जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी थी, तो ये उसको पहले ही प्राइस इन करके चल रहे थे गोल्ड और सिल्वर की इंटरेस्ट रेट कट जो है ये कहीं ना कहीं होने वाला है। और जो प्राइसेस ने रिएक्शन दिया है पिछले 20 सेशन के अंदर, वो ऑलमोस्ट 10 to 12% का दोनों ही कमोडिटीज ने, गोल्ड और सिल्वर ने, इसको एक अपना पॉजिटिव तरीके के संकेत के हिसाब से लिया है। क्योंकि पिछले 9 महीने से जो ये दौर बिना इंटरेस्ट रेट कट का चल रहा था, उसके सामने ये एकदम से इंटरेस्ट रेट कट जो है वो सामने आया। क्योंकि हाल ही के जो पिछले 1-2 महीने के जॉब नंबर्स थे, वो काफी कमजोर थे, और नॉन फार्म पेरोल तो उससे भी कमजोर रहे थे। तो इसके कारण से प्रेशर जो है वो बना हुआ था, और यही चलते हुए इंटरेस्ट रेट कट जो है वो आपको देखने मिला। और इंटरेस्ट रेट कट का प्रॉफिट टेकिंग जो बोलते हैं इवेंट के आसपास का, वो एक क्लासिक एग्जांपल था, जहाँ पे बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज जैसा सिनेरियो था, जहाँ पर पोजीशन जो है वो थोड़ी हल्की देखने मिली। जहाँ पे भी हेवी पोजीशन रहेगी, उन्होंने अपने पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का करके एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ये 1.5-2% से लेके 4% के बीच में अपने को ये गिरावट देखने मिली है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। जी जतिन जी, गोल्ड सिल्वर के अलावा जैसे बेस मेटल्स और एनर्जी पैक, इस पर इस फैसले का आप क्या असर देखते हैं? और जैसे फेड ने कहा कि आगे भी वे दो कट और कर सकते हैं, तो बेस मेटल्स और एनर्जी पैक पर ट्रेडर्स को क्या देखना चाहिए, किस तरह ट्रेड करना चाहिए? कमल जी, देखिए, बेस मेटल और एनर्जी है वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर सिर्फ यहाँ पे निर्भरता नहीं है, थोड़ा सा कम निर्भर होते हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स का उसके ऊपर असर पड़ता है इंटरेस्ट रेट कट का, और डॉलर इंडेक्स का बेस मेटल पर और एनर्जी पर असर पड़ता है। तो इनडायरेक्टली इफेक्ट तो जरूर रहता है। और जितना डॉलर इंडेक्स कमजोर रहता है, उतना बेस मेटल और एनर्जी को इससे सपोर्ट के संकेत ज्यादा मिलते हैं। लेकिन क्योंकि इनके फंडामेंटल्स अपने हिसाब से अलग चल रहे हैं, जहाँ पर बेस मेटल और एनर्जी इनकी जो साइकिल है फिलहाल कैसे एक रेंज में फंसी हुई है, स्पेशली बेस मेटल की। क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड की जो टॉक्स है, वो एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर चल रही है अभी। यहाँ पर अभी कोई कंक्लूजन जो है वो फिलहाल सामने नहीं आया है। और ग्लोबल डिमांड में कोई ऐसा कुछ संकेत नहीं है जहाँ पर कुछ डिमांड कम हो रही है या सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए एक स्टॉक ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव के साथ में है। और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जो है वो चाल अपनी दिखा रही है बेस मेटल। जी। जैसे ही यूएस और चाइना के बीच में कुछ अच्छी संकेत आएंगे, तो इससे पॉजिटिव संकेत देखने मिल सके। जी। और जतिन जी, जो गोल्ड सिल्वर में गिरावट है वो शॉर्ट टर्म है या लंबी अवधि तक रह सकती है? देखिए, अभी ये जो इवेंट है उसको अगर प्ले करते हुए देखने जाएंगे, तो आगे जाते हुए और कट जो है वो रहेंगी मार्केट के अंदर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट बेसिस का ये जो रैली है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बेसिस पे नहीं है। यूएस की क्राइसिस जो है, डेट क्राइसिस, उसका भी है वर्णन। ट्रेड टैरिफ को लेकर के जो अनसर्टेनिटी है, उसको भी गोल्ड और सिल्वर ने प्राइस इन किया है। डीडॉलराइजेशन को प्राइस इन करते हुए जा रहा है। तो ये सभी का मिला जुला करके एक रैली जो है, कमर्शियल रैली है गोल्ड सिल्वर के अंदर। तो लंबी अवधि के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर रह सकता है। लेवल वाइज जो है वो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी कि कुछ लेवल ऐसे प्ले आउट कर सकते हैं जहां से उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू किया, तो एक बड़ी गिरावट की जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। वरना ट्रेंड जो है वैसे ब्रॉडली तो पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जी। आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को कि इस समय खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना चाहिए? देखिए, जिसकी फ्रेश पोजीशनिंग नहीं है और उसको फ्रेश पोजीशनिंग बनाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई पोजीशन है नहीं। 100% पूरा का पूरा अलोकेट नहीं करना है। जब जब बाइंग करते हैं फ्रेश पोजीशन या पहली मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड लेना, तो लेवल वाइज उसके अंदर एक्यूमुलेशन मैनर में उसको लेने के हिसाब से लेना है। 20 से 25% अभी फिलहाल ले सकते हो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो में नहीं है, तो डायरेक्ट सबसे पहले तो 20 से 25% अलोकेट तो कर ही लो गोल्ड और सिल्वर को।
फिफ्टी फिफ्टी भी कर सकते हैं। और जब तक प्राइसेस 1,05,000 1,06,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक बड़ी गिरावट की गुंजाइश तो फिलहाल तो नहीं दिख रही है। हायर साइड पर 1,12,000 से 1,12,500 ये लेवल जो है वो छूने जा सकता है गोल्ड। और सिल्वर के अंदर भी 1,24,000 जो है वो फिलहाल एक इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं, फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। हायर साइड पर 1,30,000 एक रेजिस्टेंस स्ट्रांगली दिख रहा है। तो ज्यादा बड़ा मूवमेंट तो नहीं देख रहा हूँ, 1,24 से 1,30 ये इसके रेंज के अंदर देख रहा हूँ मैं सिल्वर को फिलहाल शॉर्ट टर्म में। जी जतिन जी, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो कॉमेक्स के अनुसार गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या है, क्या अनुमान है आपका बाजार को लेकर? जी, तो जैसे हम कॉमेक्स के प्राइसेस को ही फॉलो करते हैं, साथ में रुपए की जो चाल रहती है उसके हिसाब से थोड़ा और मूवमेंट जो है वो कैप्चर में होता है एमसीएक्स पर, यहाँ पर गर्ल बाजार में। तो कॉमेक्स के गोल्ड के लेवल्स के हिसाब से अगर आप देखो तो 37,25 और 37,50 ये एक एक्सटेंडेड लेवल का रेसिस्टेंस है जो फिलहाल एक मार्केट में प्ले आउट होते हुए देखने मिल सकता है। और इमीडिएट बेसिस पे देख लें जो 3600 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है फिलहाल मार्केट के लिए। जब तक ये 3600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट नहीं करना है गोल्ड को, क्योंकि बाय लार्ज अगर देखने जाएंगे तो ब्रॉडर ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। संकेत जो है वो फिलहाल ऐसे कोई टर्न आउट नहीं हो गए कि टोटली इसके अंदर कुछ वीकनेस आ जाएगी। 3600 के लेवल के नीचे जो क्लोजिंग करना करना शुरू करेगा, 1 से 2 दिन और कंटिन्यूड रहा तो एक शार्प डिक्लाइन मैं देख पा रहा हूँ जो इजीली 3500 तक तो लेके ही जाएगा। और 3500 के आसपास अगर फिर भी बाइंग जो है थोड़ी वीकनेस में दिखेगी तो 3450 तक की गिरावट भी हो सकती है। बट ये पॉसिबिलिटी तभी होगी जब 3600 के लेवल ब्रेक होंगे और उसके नीचे होल्ड या ट्रेड करना कंटिन्यूसली शुरू कर देगा तो ज्यादा गिरावट दिखेगी। जी, और सिल्वर के लिए क्या कहेंगे आप कॉमेक्स में? जी, सिल्वर में अगर कॉमेक्स के हिसाब से देख लें तो यहाँ पर जैसे मैंने गोल्ड के लिए कहा सेम सिल्वर के लिए भी लागू पड़ेगा। $40 जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पकड़ के चलना है आपको, क्योंकि जैसे $40 का लेवल हमने ब्रीच किया तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग नॉन स्टॉप रैली जो है वो देखने मिली थी जो टुवर्ड्स 43 तक लेके गई थी। हफ्ते सात सात ऑलमोस्ट 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही 40 से $43 तक चली गई थी सिल्वर की प्राइस। अब 40 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 40 के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे $40 के नीचे तो $37 तक की गिरावट भी जो है वो आपको सिल्वर प्राइसेस के अंदर देखने मिल सकती है। तो $40 के नीचे 10% फॉल ऑलमोस्ट आप पकड़ के चल सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल जो है वो रेंज के अंदर रहेगा जहाँ पर $40 महत्व और इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और 42 से लेके 43 ये जो है वो एक रेजिस्टेंस है। तो बाइंग जो है वो जितना मैंने आपको 40 50 और 41 के नजदीक जहाँ पे मिले तब कर सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं। और प्रॉफिट बुकिंग 42 50 42 43 जैसे 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 रेट्स मिले मार्केट में सामने आपको वैसे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो पहले रेंज को समझने की कोशिश कीजिए। आप रेंज समझ जाएंगे तो मार्केट में आप 70% जो है आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 60 to 70% ऑफ द टाइम मार्केट जो रेंज में रहता है 20 से 30% टाइम होता है। जी जतिन जी, अब दिवाली में देखिए एक ही महीना बाकी है और दशहरा दिवाली ये भारत में बहुत बड़े पर्व माने जाते हैं। दिवाली के बाद वैवाहिक सीजन शुरू हो जाता है। तो आपको लगता है कि ये जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर के प्राइस को रिकवरी दे सकती है, या फिर जो आप अभी कह रहे हैं कि प्राइस एक रेंज में बन सकता है मार्केट, उस तरह की स्थिति बनी रहेगी? सो इंडिया का कंजम्पशन के हिसाब से जो स्टोरी है वो प्ले आउट होती है फेस्टिव सीजन की डिमांड और जो लॉन्गर टर्म होराइजन से जो गोल्ड अपने लॉकर्स में रखने जाते हैं या ईटीएफ के माध्यम से जो अभी न्यू एज गोल्ड की जो एलोकेशन शुरू हुई है। तो ये डिमांड जो है वो घटती तो नहीं है, क्योंकि शादी के सीजन ऐसे ही होते हैं जहाँ पर प्राइस कुछ भी हो सोना लेना तो है ही। और कम क्वांटिटी शायद थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि जब हाई इतने प्राइस होते हैं तब थोड़ा सोच विचार करके लोग सोने के अंदर थोड़ा निवेश करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे सोने के अंदर निवेश करने के लिए डर जो है वो कम लगता है किसी को भी अगर ज्वेलरी लेनी है तो, स्पेशली क्योंकि ज्वेलरी जब भी कोई लेता है तो एक लॉन्गर टर्म होराइजन से लेता है और वो एक सेफ कीपिंग के हिसाब से होता है, ना कि शॉर्ट टर्म का कोई व्यू पॉइंट होता है कि अगर टॉप पे ले लिया तो फंस जाएंगे। वैसा कोई व्यू पॉइंट से कोई नहीं लेता है ज्वेलरी। ज्वेलरी एक शौकीन तरीके से होती है, एक एसेट के तरीके से होती है और एक लॉन्गर टर्म से होती है। तो यहाँ पे ज्वेलरी बाइंग के हिसाब से सपोर्ट जरूर देखने मिलेगा।
गोल्ड के प्राइसेस को, क्योंकि इंडिया भी एक बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। तो डेफिनेटली इंपोर्ट जो है वो बढ़ते हैं दिवाली के वक्त से लेकर के जनवरी फरवरी तक, जब तक ये शादी के सीजन चलते हैं तब तक। तो ये फेस्टिवल डिमांड के हिसाब से और वेडिंग सीजन के डिमांड के हिसाब से इंडिया की इंपोर्ट जो है वो बिल थोड़ी बढ़ती जाएंगी। साथ ही साथ में रुपए का जो गिरावट है इसके कारण से भी प्राइसेस जो एलिवेटेड रह सकते हैं। और डेफिनेटली ग्लोबल डिमांड के अंदर इंडिया का पिक्चराइजेशन जो है वो थोड़ा सा उसमें परसेंटेज और बढ़ जाता है। तो ये गोल्ड को यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन फेस्टिवल डिमांड का सपोर्ट जो जरूर देखने मिल सकता है आगे चलकर। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, जो भी एडवाइस रहती है वो क्लाइंट को जाती है, क्लाइंट की पोजीशन भी होती है। और मैं जो है वो ईटीएस के माध्यम से गोल्ड और सिल्वर में एक लॉन्गर टर्म निवेशक बना रहता हूँ। आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।